गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक सेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम JOA, सब इंस्पेक्टर और JBT कमीशन और TCT कमीशन और यहाँ तक कि आने वाले एग्ज़ाम पटवारी के एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर जीके सेक्शन में इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में आपके पास बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया। तो कौन सा जो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा आपके पास इंस्टीट्यूशन करता है? ध्यान रखना है आपने, ये करता है सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आती है ये स्थापित कब हुआ था। जो सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन है स्थापित कब हुआ था? 1995 में स्थापित हुआ था, 1951 में स्थापित हुआ था। ध्यान रखना आपने। और हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के तक होता है। ध्यान रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है यानी कि नेशनल इनकम, इसकी सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी गणना के लिए? तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? ये करी थी सबसे सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रति व्यक्ति आय की गणना की गई थी? ये करी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। और कब से कब की गई थी? 1867 से कहाँ तक की गई थी? 68 तक। 1867 से 68 तक की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और तब कितनी बताया गया था? तब बताया गया था प्रति व्यक्ति आय कितनी थी तब थी हमारे पास लगभग, ध्यान रखना है आपने, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी सालाना। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद करा था आपके पास एफ सीरार्स ने अंग्रेज थे, उन्होंने 1911 में की थी। 1911 में की थी और उसमें उस समय कितनी थी? 49 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी उस समय। ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद आए थे डॉक्टर गॉडगिल और VKR राव ने समिति के सदस्य थे। ठीक है, और PC नाव जब भारत सरकार द्वारा नियुक्त कौन किए गए थे गणना के लिए? PC महानोवेल्स अध्यक्ष थे उसके, और सदस्य कौन थे? डॉक्टर R गॉडगिल और RV रॉय इसके सदस्य थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1951 में दी थी। और उसमें आय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी 1951 में जब दी थी? 225 रुपये। ध्यान रखना है आपने, 225 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी उस समय। ठीक है, 1951 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। आपने बताना है इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है सर्विस सेक्टर का इंडिया में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है सर्विस सेक्टर का इंडिया में। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन किसका पार्ट है? कंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना है आपने, ये विनिर्माण आपके पास किसका पार्ट है? ये हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। और सर्विस सेक्टर को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना है आपने, इसको टर्सरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। टर्सरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं हमारे पास अर्थव्यवस्था में? 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। हमारे पास प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है और एक टर्सरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास क्या क्या आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास, और ये सभी कौन कौन से सेक्टर में आते हैं? ये तीनों टर्सरी सेक्टर में आते हैं, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आपने। कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सेक्टर में आती है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है हमारे पास? कच्चा माल, जैसे हो गया हमारे पास कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन एवं उत्खनन, यानी कि जहाँ से कच्चा माल मिलता है, हमें कच्चा माल मिलता है, वो क्या आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अभी उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में क्या आते हैं? जो कच्चा माल जहां पर यूज किया जाता है, जैसे फैक्ट्री हो गई हमारे पास, विद्युत, गैस, जलवायु, निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र, ये सभी किस में आते हैं? टर्सरी। सर्विस, और सर्विस सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर में क्या किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करी, जैसे होटल में सर्विस प्रोवाइड की जाती है, व्यापार में, परिवहन में, संचार में, और यानी कि वित्तीय यानी कि लोक प्रशासन में या रक्षा में, अन्य सेवाओं में भी क्या कर दी जाती है? सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे टीचर है वो भी सर्विस दे रहा है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे पास
21 और 20 और 21 का आंकड़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा जीडीपी में किसका है? 55% सर्विस सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर का हिस्सेदारी है, और 27% सेकेंडरी सेक्टर की है, और 18% प्राइमरी सेक्टर की है। ये कुछ तथ्य आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग वू आर एलिजिबल टू बेनिफिट अ मनरेगा। इसमें से बताना है कि आपको बेनिफिट कौन उठा सकता है मनरेगा का। ठीक है, एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, एडल्ट मेंबर किसी भी घर के जो एडल्ट मेंबर होते हैं वो उठा सकते हैं, या फिर SC ST हाउस होल्ड या अडल्ट मेंबर ऑफ BPL हाउस होल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य मतलब 18 साल से ऊपर जिनकी एज हो चुकी है। 18 साल नहीं, इसमें कुछ होता है आपके पास जब विवाह हो चुका होता है, अडल्ट मतलब जब विवाह हो चुका है उसके बाद आपके पास क्या बनाया जाता है, इसमें जॉब कार्ड बनता है, और तब इसमें क्या होती है आपके पास जो आप इसमें यानी कि एलिजिबल होते हैं इस कैटेगरिया के लिए। अब बात आती है मनरेगा की। मनरेगा कब स्टार्ट की गई थी? ध्यान रखना आपने, मनरेगा की गई थी हमारे पास, इसकी शुरुआत हुई थी, इसका जो फुल फॉर्म है मनरेगा का वो है राष्ट्रीय ग्रामीण यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये शुरुआत कब की गई थी मनरेगा की? मनरेगा की शुरुआत की गई थी आपके पास 2 फरवरी और 2006 में शुरुआत करी थी। कि कहाँ पे शुरुआत करी गई थी? ध्यान रखना है आपने, आंध्र प्रदेश के, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, आंध्र प्रदेश के बंदवाली जिला में, आंध्र प्रदेश के बंदवाली जिला के अनंतपुर गांव में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पहले इसका नरेगा था, नरेगा, ठीक है, उसके बाद मनरेगा कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। उसका नाम था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, और 2009 को इसका गांव कर दिया गया था, और इसे शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिले में लागू की गई थी, और अप्रैल 2008 से यह 614 जिलों में लागू हो गई थी। ठीक है, शुरुआत में 200 जिलों में लागू हुई थी, और 2008 से 614 जिलों में यह लागू हो गई थी। ये भी आपने कुछ तथ्य ध्यान रखने हैं इस योजना से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंत्योदय अन्ना योजना वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो अंत्योदय अन्न योजना किस ईयर में लॉन्च की गई थी? तो ध्यान रखना है आपने, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है हमारे पास 2025 दिसंबर 2002 को ये लॉन्च की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यह किसके समय काल में? अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री थे, इनके समय काल में यह की गई थी। ठीक है, इसकी जो इसमें क्या था हमारे पास, ध्यान रखना आपने, अन्न योजना, इसमें क्या हुआ था? 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियासत मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाएगा। 13 अप्रैल 2002 से स्टार्ट हुई थी। 1 करोड़ की यह निर्धारित परिवारों को, 1 करोड़ निर्धन परिवारों को यह दी जाने वाली गेहूं थी। इसमें क्या था आपके पास, जो गेहूं और चावल की कीमत थी वो गेहूं की 2 रुपए प्रति किलोग्राम और 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल देने की इसमें व्यवस्था की गई थी इस अंत्योदय अन्न योजना में। ध्यान रखना आपने, 2002 में ये लॉन्च की गई थी। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं रिपीट कर कर। नेक्स्ट है हमारे पास, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों अराइज होती है? ध्यान रखना आपने, इनएडुकेट यानी अपर्याप्त उत्पादन क्षेत्र, प्रोडक्टिविटी, इनएडुकेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का, मैं आपको समझा देता हूं। इसमें क्या होता है आपके पास, यानी कि व्यक्ति अपने स्किल के विपरीत कार्य करता है। यानी कि जैसे कि हमारा काम है टीचिंग करना, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल ले ले, जैसे मेरा काम है टीचिंग करना, ठीक है, और मैं जाता हूँ कि मैं करता हूँ कि मान लो कि मैं नेटवर्किंग मार्केट में वहाँ पे फैसिलिटी देने चला जाता हूँ, नेटवर्किंग मार्केट में किसी मार्केट में फैसिलिटी देने चला जाता हूँ। तो मैं अपनी फील्ड यानी कि टीचिंग को छोड़कर अलग फील्ड में चला गया, तो वहाँ पर कैसी हो जाएगी? स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाएगी, इसी को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के, यानी कि अनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि किसी क्षेत्र में तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और किसी में क्या हो जाएगी, टीचर में कम हो जाएगी, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ। तो जो प्रोजेक्ट संकल्प है वो किससे रिलेटेड है, किस
के एलिमिनेशन से रिलेटेड है, तो यानी कि किसी को ख़त्म करने से रिलेटेड है। तो ये HIV और एड्स को ख़त्म करने से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट संकल्प, ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये किसने लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे ESIC के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है आपने, इससे इतना ही क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्योंकि इससे इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस में करता है? अंतर फसल असमानता में, अंतर वर्गीय असमानता में, अंतर प्रदेशीय असमानता में, यानी कि इंटर क्रॉप इन एडिक्वेट में, यानी कि इंटर क्लास इन इक्वलिटी में, या इंटर रीजनल अनइक्वलिटी। तो इंटर क्रॉप इनइक्वलिटी में ये क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, ये क्रॉप से रिलेटेड था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप से रिलेटेड था। अब बात आती है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि जिसे सफ़ेद क्रांति भी कहा जाता है, ये किससे रिलेटेड है? ये ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है, और इसमें मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी कि डायरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में आपके पास कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, यानी कि सफ़ेद क्रांति है, वह किस 5 ईयर प्लान में लॉन्च की गई थी? ध्यान रखना है आपने, ये 4th 5 ईयर प्लान में लॉन्च की गई थी। 4th 5 ईयर, जिसमें क्या कृषि को बल दिया गया था, और वहां पर ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, 4th 5 ईयर कब से कब चला था ये 4th 5 ईयर प्लान? ये गया था 1969 से लेकर 1974 तक। ध्यान रखना है आपने, 1969 से 1974 तक ये 4th 5 ईयर प्लान चला था। अब इसके जो हमारे पास जो इसके मॉडल किस पर आधारित था, किसके मॉडल पर आधारित था? ध्यान रखना है आपने, गॉर्डगिल के मॉडल पर आधारित था 4th 5 ईयर प्लान का मॉडल। ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। तो आपने इससे इतना ध्यान रखना है। अब ब्राउन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ब्राउन रेवोल्यूशन अंडों से रिलेटेड है, यानी कि एग से रिलेटेड है। ब्लैक रेवोल्यूशन आपके पास कोयल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी कि पेट्रोलियम से रिलेटेड है। उसके बाद आता है आपके पास ब्लू रेवोल्यूशन फिश से रिलेटेड है। ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, और हमने दोबारा आपको रिवाइज करा दिया गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा आपके पास पब्लिश की जाती है? ध्यान रखना है आपने, ये करी जाती है आपके पास WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये क्या करी जाती है? लॉन्च की जाती है। अब आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बनाना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। ध्यान रखना है आपने, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। गेट क्या थी? ये भी है हमारे पास, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की का पहला नाम था, इसका नाम था, और इसको बाद में नाम 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। अब नीचे कुछ तथ्य आपने अंक टाड़ से रिलेटेड नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपने क्वेश्चन नीचे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द इंडियाज मॉडर्नाइज करेंसी नोट प्रेस सिचुएटेड? मॉडर्नाइज करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर सिचुएटेड है इंडिया की? तो ध्यान रखना है आपने, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये हमारे पास मैसूर में सिचुएटेड है। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ध्यान रखना है आपने, मैसूर कर्नाटक में सिचुएटेड है। और एक और है प्रेस जो मॉडर्नाइज करेंसी नोट प्रेस है, वो है हमारे पास, वो ध्यान रखना है आपने, वो हमारे पास कहाँ पर स्थित है? वो भी हमारे पास सलबोनी कहाँ पे? सलबोनी में स्थित है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के सलबोनी में स्थित है। ध्यान रखना है आपने, वेस्ट बंगाल के सलबोनी में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपने नोट कर लेनी है। तो ये हमने डिस्कशन करा HPSSC में पूछे जाने वाले इकोनॉमिक सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में।